हाय दोस्तों, बिंद स्टडी में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, हमने लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को दो अवस्थाएं जो थी उनको पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे नैतिक विकास की तीसरी अवस्था और लॉरेंस कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास की अवस्था दी थी, सिद्धांत दिया था, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। तो कुल कितने चरण हो गए दोस्तों? 6 चरण। तो 3 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया था और 6 चरण के बारे में उन्होंने बताया था। तो दोस्तों हमने लॉरेंस कोहल वर्ग के 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमारी पहली अवस्था थी दोस्तों पूर्व परंपरागत, जिसे हम प्राक रूढ़वादी अवस्था कहते हैं, जो दोस्तों 6 से 9 वर्ष तक चलती है। और दूसरी अवस्था हमारी थी दोस्तों परंपरागत या तो प्राक रूढ़वादी अवस्था, जो कि 9 से 15 वर्ष तक चलती है। इन अवस्थाओं में क्या हुआ था, बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है, हमने पढ़ के रखा था। हम दोस्तों आज पढ़ेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को दोस्तों हम बोलते हैं पश्च परंपरागत अवस्था, या तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर रूढ़वादी अवस्था बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे हम पश्च परंपरागत और उत्तर रूढ़वादी अवस्था क्यों कहते हैं। दोस्तों इसमें जब बालक पहुंचता है 15 वर्ष से अधिक उम्र ये तक चलती है ये अवस्था। जैसे ही 15 वर्ष में बालक पहुंचता है तो बच्चा क्या करता है कि उसके जो सामाजिक बंधन है उसमें सुधार करने का कार्य करता है। जैसे दोस्तों हमारी जो समाज है तो अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो बच्चा क्या करता है, जो उनके समाज में जो पहले से संस्कृति चली आ रही है तो उसमें क्या करता है दोस्तों, सुधार करने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो पश्च परंपरागत है तो उत्तर रूढ़वादी अवस्था होती है दोस्तों। तो इसमें बच्चा क्या करता है, सामाजिक बंधन को स्वीकार करता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए, जो हम दूसरी अवस्था पढ़े थे दोस्तों उसको हम परंपरागत अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में बच्चा क्या होता है, समाज में जो नियम है तो नियम के अनुसार चलने लगता है। लेकिन जो पश्च परंपरागत है तो उत्तर रूढ़वादी अवस्था होगी दोस्तों। तो जो हमारे समाज में मान्य व्यवहार है तो उसको बालक क्या करता है, अपनाता है, और जो अमान्य व्यवहार हैं उनका बच्चा क्या करता है, त्याग करता है, और जो अमान्य व्यवहार में कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करता है। अब दोस्तों इस अवस्था के 2 चरण हैं। पहले चरण का नाम है दोस्तों सामाजिक बंधन उन्मुक्ता। मतलब समाज में जो बंधन है, समाज में जो नियम है उसके अनुसार बच्चा क्या करता है, चलने की कोशिश करता है। अब दोस्तों ये जो सामाजिक उन्मुक्ता है दोस्तों ये तो 15 से 18 वर्ष तक चलती है। अब दूसरा चरण इसमें क्या है दोस्तों, नीतिपरक उन्मुक्ता। अब देखिए दोस्तों इन दोनों चरण की अगर हम बात करें तो इन दोनों चरण में केवल एक ही बात है कि बच्चा जो है तो समाज में जो संस्कृत है उसको क्या करता है, बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है दोस्तों, उसको सुधारने की कोशिश करता है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से ही प्रश्न आता है कि पश्च परंपरागत तो उत्तर रूढ़वादी अवस्था कितने वर्ष तक चलती है दोस्तों, 15 वर्ष से अधिक चलती है। इसके दोस्तों 2 चरण होते हैं। पहला चरण को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बंधन उन्मुक्ता, जो 15 से दोस्तों 18 वर्ष तक चलती है। और दोस्तों जो नीतिपरक उन्मुक्ता होती है दोस्तों तो ये 18 वर्ष से क्या होती है, अधिक होती है। दोस्तों हमने बताया था कि जो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है तो नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण। तो दोस्तों अवस्था कितनी हो जाएगी, 3, और दोस्तों चरण कितने हो जाएंगे, चरण हो जाएंगे आपके 6। तो यहीं से आया वो प्रश्न है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं। तो चरण कितने हैं दोस्तों, 6 होते हैं, और अवस्थाएं कितनी होती हैं दोस्तों, 3 होती हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ लेते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तत्व
हम उन्हीं को यहाँ सम्मिलित करते हैं जो हमने सिद्धांत में नहीं पढ़ा है, उससे कुछ क्या है दोस्तों अलग है। तो जैसे दोस्तों इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम स्टार बना करके नोट करेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये बताया था कि दोस्तों कि जो नैतिक विकास होते हैं बच्चा होता है, नैतिकता होती है बच्चे में, वो जन्मजात नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों कि जब बच्चा 0 से 3 वर्ष तक होता है तो 3 वर्ष तक के बच्चे में क्या होता है, किसी भी प्रकार का नैतिक विकास नहीं होता। कितने वर्ष तक? 0 से 3 वर्ष तक बच्चे में किसी भी प्रकार का नैतिक विकास नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जानने योग्य होता है, अपने समाज में, वातावरण में और विद्यालय के संपर्क में आता है दोस्तों, तो उसमें नैतिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि नैतिक विकास जन्मजात नहीं होते हैं। तो पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों कि नैतिक विकास जन्मजात नहीं होते। अब दोस्तों अगर जिन्होंने पढ़ा है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत तो ये फैक्ट उसको बिल्कुल रीड हो सकता है कि नैतिक विकास जन्मजात नहीं होते। कैसे? क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने यही बात बताई थी कि 0 से 3 वर्ष तक बच्चे में किसी भी प्रकार का नैतिक विकास नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों इस सिद्धांत के आधार पर कि नैतिक विकास जो होता है दोस्तों जन्मजात नहीं होते हैं। दूसरा फैक्ट अपन देख लेते हैं दोस्तों, बल्कि नैतिक विकास जब जन्मजात नहीं होते दोस्तों तो कहाँ से आते हैं? ये नैतिक विकास हमारे समाज से आते हैं, जो हमारे चारों ओर का वातावरण से आते हैं, और दोस्तों कहाँ से आते हैं? विद्यालय से आते हैं। दोस्तों जब हमारे नैतिक विकास जन्मजात नहीं होंगे तो कहाँ से आएंगे? या तो हमारे समाज से आएंगे, या तो वातावरण से आएंगे, तो क्या आएंगे? विद्यालय से आएंगे। दोस्तों हम अब दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आया हुआ है, ये यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है और सी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है, और यहाँ पर आपको इसमें डबल स्टार आप बिल्कुल बना करके रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि नैतिक विकास में, जैसे कि हमने आपको एक हैंज की कहानी सुनाई थी, तो हैंज क्या था, उसकी पत्नी बीमार थी तो एक फार्मासिस्ट के पास गया था। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, उस हैंज व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा उस दवा का पैसा लेने के लिए बोलता है। तो हैंज के पास पैसा नहीं था तो क्या करता है दोस्तों, वो दवा की चोरी कर लेता है और ला करके अपनी पत्नी को खिला देता है, उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। तो ये दवा की चोरी करना दोस्तों क्या सही था या गलत था? तो हमारा इसी संबंध है कि सही या गलत का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? नैतिक तर्कणा कहलाती है। तो दोस्तों वो दवा की चोरी करना सही था या गलत था, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? नैतिक तर्कणा कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों कि सही गलत, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि सही गलत निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो इन्होंने बताया कि सही गलत निर्धारण करने की प्रक्रिया नैतिक तर्कणा कहलाती है। तो नैतिक तर्कण भी कहीं लिखा जा सकता है, नैतिक तर्कणा कहलाती है। दोस्तों इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके रखिएगा, नैतिक तर्कणा। तो दोस्तों ये दवा की चोरी करना सही था या गलत था, इसको निर्धारण करने, इसको बताने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? नैतिक तर्कणा कहलाएगी। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट पे अपन चलते हैं। हमने दोस्तों आपको पहले ही बता के रखा है कि इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी, और दोस्तों आलोचना होने का कारण क्या था दोस्तों? तो आलोचना होने का कारण दोस्तों क्या था कि जो हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा के रखा है,
तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सिद्धांत था दोस्तों, तो 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने दिया था। ये भी प्रश्न आता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए था, तो कितने वर्ष के बच्चों, 10 से 16 वर्ष तक के लिए था। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इस सिद्धांत की आलोचना का कारण ये था दोस्तों कि केवल इसमें बालकों की बात की गई है, इसमें कहीं पर बालिकाओं और महिलाओं की बात नहीं की गई है कि उनमें नैतिक विकास किस प्रकार का होता है। इसलिए दोस्तों क्या हुआ था, इस सिद्धांत की खूब आलोचना हुई थी। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि आलोचना, यह सिद्धांत केवल बालकों के लिए था, केवल बालकों के लिए था। इसमें कहीं पर भी महिलाओं अथवा बालिकाओं की चर्चा नहीं हुई है, और यही क्या था, यही आलोचना का कारण था दोस्तों। आप पूरा लिख सकते हैं, आलोचना का कारण। आलोचना का कारण क्या था दोस्तों, क्योंकि इस सिद्धांत में केवल बालकों के लिए था, ये बालिकाओं के लिए नहीं था। यहां पे हम लिख सकते हैं, ये सिद्धांत बिल्कुल क्या था दोस्तों, बालिकाओं के लिए नहीं था, केवल बालकों के लिए था। इसलिए क्या हुआ था दोस्तों, इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ये वेरी मोस्ट पॉइंट है जो अपन अगला करने जा रहे हैं, कि हमने जो तीसरी अवस्था बताई आपको दोस्तों, जिसको हमने बताया कि पश्च परंपरागत या तो उत्तर रूढ़वादी की अवस्था दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरों की भला के बारे में सोचता है। तो ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में बच्चा किस अवस्था में दूसरों की भला के बारे में सोचता है। तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, कौन सा अवस्था है, तीसरी अवस्था है। पश्च परंपरागत है तो उत्तर रूढ़वादी अवस्था। तो इसको हम लिख सकते हैं कि तीसरी अवस्था में बच्चा, लिख सकते हैं कि तीसरी अवस्था में बच्चा, तीसरी अवस्था में बच्चा दूसरों की भला सोचता है। अब देखिए दोस्तों, पांचवा पॉइंट अपन देख लेते हैं क्या होगा। पांचवा पॉइंट हमारे ये है दोस्तों कि जो इस नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी ये बताया था कि जो बच्चों का विकास होता है तो सीधी रेखा में नहीं होता है। जब हम आपको दोस्तों बताएंगे विकास के सिद्धांत, वृद्धि और वृद्धि में चलेंगे, तो उसमें हम आपको एक पॉइंट बताएंगे कि जो लोगों का विकास होता है, बच्चों का विकास होता है, तो सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि किस क्रम में होता है, घंटी के क्रम में होता है। पहले क्या होगा, बच्चा यहाँ रहेगा तो उसका विकास खूब बढ़ेगा, और फिर इसका क्या होगा, विकास उसका धीरे धीरे कमजोर होगा, नीचे को आएगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी कहा कि बच्चों का विकास सीधी रेखा में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं कि बच्चों का विकास सीधी रेखा में नहीं होता है। बच्चों का विकास सीधी रेखा में नहीं होता। ये किसने कहा था दोस्तों, यहां पर आगे लिख लेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था। यहां पे हम लिख सकते हैं कोहलबर्ग। अब दोस्तों एक तो फैक्ट और आगे डाल करके लिख लीजिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किस अवस्था के लिए था, ये 10 से 16 वर्ष तक की अवस्था के लिए था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि नैतिक विकास का सिद्धांत
नैतिक विकास का सिद्धांत दस से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था। तो दोस्तों, ये लॉरेंस कोहल वर्ग में जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत हमने सभी प्रकार की अवस्थाएं, इसके सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उसको हमने पढ़ा। अब दोस्तों, हमने जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और फिर उसके अंतर्गत प्रश्नोत्तरी करवाते हैं। तो ये लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत है, इसको आप देखिए, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। बिंदी स्टडी हब में जाकर के लॉरेंस कोहल वर्ग आप सर्च कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित और जितने प्रश्न बन सकते हैं हम आपको उसकी जब प्रश्नोत्तरी करवाएंगे तब आपको सॉल्व करवाया जाएगा। दोस्तों, हर सिद्धांत को पढ़ाने के बाद उसके अंतर्गत जितने अन्य प्रश्न बन सकते हैं उनको हम जरूर करवाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।